हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू आपका प्यारा सा एकेडमी ए स्क्वायर। हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके थे, जहाँ पे जितने भी चीज़ हमने देखा था वहाँ पे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का कौन सा नेचर था, पार्टिकल नेचर था। बोलो हाँ है ना। इससे पहले आप पार्टिकल नेचर पढ़ चुके हो। अगर पार्टिकल है तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, वेलोसिटी होगा। बोलो है ना। तो आप प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल भी जानते हो, और ऑलरेडी मैंने आपको प्रॉपर्टी ऑफ वेव भी बताया है। अगर कोई वेव है तो उसका कोई वेवलेंथ होगा, एम्पलीट्यूड होगा, वेव की फ्रीक्वेंसी होगी, वेव की क्या होगी, वेलोसिटी होगी, वेव नंबर होगा। ये तमाम सारी चीज़ प्रॉपर्टी ऑफ वेव है। अब हम लोग इस चैप्टर में आगे हम लोग पढ़ते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन या वेव एटॉमिक मॉडल ऑफ एन एटम। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को हम लोग पढ़ते हैं। कौन से नेचर को पढ़ते हैं? वेव नेचर को पढ़ते हैं। इसलिए मैंने कहा ये एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एज ए पार्टिकल कंसिडर किया, एज ए पार्टिकल। फिर दो लोग आते हैं वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम में। वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम में मतलब यहाँ पे एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसको हम लोग एज ए पार्टिकल कंसिडर नहीं करते हैं। क्या कंसिडर करते हैं? एज ए वेव। दो लोगों के कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। एक है डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट, दूसरा है हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल। डी ब्रॉगली और दूसरा क्या पढ़ते हैं? हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल। और जो डी ब्रॉगली है उन्होंने ही दिया था ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। क्या दिया था? अब मैटर क्या था? तुमने फर्स्ट लेसन पढ़ा होगा। मैटर क्या था? एनी सब्सटेंस या एनीथिंग विच हैविंग सम मास ऑक्युपाई सम स्पेस आर कॉल्ड एज क्या बेटा? मैटर। और मास से कुछ ना कुछ स्पेस है, उसको तुम महसूस कर सकते हो, तो वो क्या हुआ? पार्टिकल हुआ। बोलो। और क्या था इस मैटर का? ड्यूअल नेचर। मतलब कौन कौन सा नेचर हो सकता है इसका? पार्टिकल्स नेचर भी हो सकता है, और दूसरा कौन सा नेचर होगा? एक उसका पार्टिकल नेचर भी हो सकता है, और दूसरा उसका कौन सा नेचर हो सकता है? वेव नेचर भी हो सकता है। बोलो हाँ ना। हम लोग इन दोनों नेचर को पढ़ते हैं। तो पार्टिकल नेचर ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी किस नेचर को पढ़ रहे हैं? वेव नेचर। और वेव नेचर मतलब यहाँ पे मैटर क्या है? तो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलो हाँ कि ना। अब तुम कहोगे कि ये बात आई कहाँ से? ये बात आई कहाँ से? जैसे उस लड़के को मैंने बोला अभी कि कल 8 बजे आ जाना, तो बोला सर 8 बजे। लेकिन मैंने उसको कंपेयर करा, देख किसी क्लास में कुछ बच्चे जो सुबह 5 बजे पढ़ते हैं, तो उसने खुद को मोटिवेट किया, कंपैरिजन किया, दूसरे को देख करके खुद को इंस्पायर करके मैं सर 7 बजे आता हूँ। तो कहीं ना कहीं जो ये डी ब्रॉगली साहब जो थे, इनको भी कहीं ना कहीं से तो इंस्पिरेशन मिला होगा। ऐसे कैसे हवा में सोचे होंगे कि चलो इलेक्ट्रॉन का पार्ट वेव नेचर देखो। तो एक लोग थे जिनका नाम है आइंस्टीन। एक लोग है जिनका क्या नाम है? आइंस्टीन। ध्यान से समझना। और आइंस्टीन ने ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट बताया था। आइंस्टीन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या दिया था? लाइट का पार्टिकल नेचर दिया था। क्या दिया था इन्होंने? इन्होंने बताया था पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। लाइट क्या है? पार्टिकल या वेव? वेव था, शुरू से था ना। लाइट क्या है? वेव। जो लाइटिकल सदियों से क्या था? लाइट, वेव। आइंस्टीन ने उसका क्या किया? पार्टिकल नेचर बता दिया और अपने सिलेबस को बढ़ा दिया। ना ये बताते ना अपना सिलेबस बढ़ता। और उन्होंने एक इक्वेशन भी दिया था, E इक्वल टू, बोलो क्या बेटा? mc स्क्वायर। E इक्वल टू, और यही आइंस्टीन का इक्वेशन भी था जिसने आइंस्टीन ने प्रूफ करके वेव का मतलब लाइट का पार्टिकल नेचर बताया था। बोलो हाँ या ना। अब E क्या है? रुक करके समझना पड़ेगा ना। E क्या है? एनर्जी, समझ में आ रहा है। M क्या है? मास। और C क्या है? बोलो है ना। अब ये जो एनर्जी है ये किसके फॉर्म में है? पार्टिकल के फॉर्म में है। मतलब जब वेव पार्टिकल के फॉर्म में है तब उसकी एनर्जी कितनी है? E के बराबर। बोलो है ना। और आइंस्टीन ने अपने मैथमेटिकल इस एक्सप्रेशन से प्रूफ करके लोगों को ये बताया कि ये जो लाइट है, ये जो वेव है, इसका एक और नेचर है जो क्या है? पार्टिकल नेचर। तो लाइट पहले से वेव था, दूसरा एक नेचर कौन सा आ गया? पार्टिकल। तो ड्यूअल करेक्टर हुआ ही नहीं हुआ, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? तो इन्होंने बताया था ड्यूअल नेचर ऑफ। क्या मेरी बात हर एक बच्चों को समझ में आ रही है? अब समझो कि जो वेव है अगर वो पार्टिकल हो सकता है, बोलो ना हाई ना, तो डी ब्रॉगली ने कहा कि जो पार्टिकल है वो भी तो वेव हो सकता है।
बोलो ना, क्या मेरी बात गलत कह रहा हूँ? पहले रुक करके समझते हैं कि पार्टिकल और वेव में फर्क क्या है। पार्टिकल और वेव में, तो पार्टिकल और वेव नेचर को अगर आप कंपेयर करते हो तो पार्टिकल एक पॉइंट पे एक ही प्लेस पे एग्जिस्ट कर सकता है। पार्टिकल ऑक्यूपाई वन पोजीशन एट वन टाइम। लेकिन वेव की बात करो, इस एलईडी का लाइट यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तुम पे है, डेस्क पे भी है, बेंच पे, हर एक बच्चों पे है। तो एक ही टाइम पे वेव मल्टीपल पोजीशन पे ही नहीं है। तो वेव और पार्टिकल में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, पार्टिकल एक समय पे एक ही पोजीशन पे होगा, लेकिन वेव है तो एक समय पे एक से ज़्यादा पोजीशन पे होगा। अरे अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो इंसान और भगवान, अगर मैं इंसान हूँ तभी मैं इस क्लासरूम में हूँ, तो क्या बगल वाले क्लासरूम में हो सकता हूँ क्या? लेकिन भगवान के बारे में क्या कहते हैं? वो सर्वत्र है, हर जगह है। तो भगवान एक टाइम पे एक जगह भी हो सकते हैं, मल्टीपल जगह भी हो सकते हैं, लेकिन इंसान एक टाइम में एक ही जगह। बोलो कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? तो आइंस्टीन ने क्या किया, जो वेव थे जो एक टाइम में कई पोजीशन को ऑक्यूपाई कर सकते हैं, तो आइंस्टीन ने कहा कि भगवान का एक इंसान रूप है, जिसको तुम राम बोलते हो, शिव बोलते हो, कृष्ण बोलते हो। तो जब अगर भगवान इंसान हो सकते हैं तो डी ब्रॉगली ने कहा कि ये भी तो हो सकता है कि इंसान भी भगवान हो सकते हैं। बोलो। और इन्होंने इंसान का भगवान नेचर प्रूफ कर दिया। यहीं से उनको इंस्पिरेशन मिला और वहीं से उन्होंने सोचना स्टार्ट किया। समझ में आया? सिंपल क्या बोलता हूँ, वेव मैकेनिकल मॉडल में एटम का या उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का हम लोग वेव नेचर देखते हैं। क्या देखते हैं? और वेव नेचर का मतलब एक टाइम पे एक से ज़्यादा पोजीशन होगा, फिक्स पोजीशन नहीं होगा। कहाँ से कौन दो लोग थे? तो एक डी ब्रॉगली थे, दूसरा कौन था? हाइजेनबर्ग, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। डी ब्रॉगली ने क्या दिया था? ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है उसका पार्टिकल नेचर है, तो इन्होंने वेव नेचर दिया था। इनको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिला होगा? आइंस्टीन के ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट वाले इक्वेशन से, और आइंस्टीन को देख के ये इंस्पायर हुए होंगे। क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? कहता है ड्यूअल नेचर ऑफ मेटल, जिसको वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। समझ में आ गया? कहता है डी ब्रॉगली सजेस्टेड दैट इफ नेचर ऑफ लाइट इज बोथ पार्टिकल एंड क्या बेटा? वेव। जब लाइट पार्टिकल एंड वेव दोनों हो सकता है, देन ड्यूअल बिहेवियर शुड बी ट्रू ऑल्सो फॉर क्या बेटा? मैटर। लाइट, वेव और पार्टिकल दोनों हो सकता है, तो मैटर भी पार्टिकल और वेव दोनों होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब इन्होंने इसको समझाने के लिए एक हेल्प लिया। एक तो आइंस्टीन से इंस्पायर हुए होंगे, बोलो है ना? तो एक इक्वेशन क्या था? एक आइंस्टीन का इक्वेशन था, बोलो है ना? और दूसरा इक्वेशन प्लांक्स का था, जिसको प्लांक्स क्वांटम थ्योरी बोलते हो। क्या है? क्वांटम थ्योरी। मेरी बात पूरा ध्यान से समझ। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या था? इस थ्योरी में हम लोग पढ़ते हैं एनर्जी ऑफ एनी रेडिएशन। एनर्जी ऑफ, बोलो ना, है ना? तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं एनर्जी ऑफ एनी रेडिएशन। और आइंस्टीन इक्वेशन में क्या पढ़ते हैं? एनर्जी ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट में, मतलब लाइट का कौन सा एनर्जी पढ़ते हैं? पार्टिकल के फॉर्म में। बोलो है ना? तो यहाँ पे एनर्जी हम लोग देखते हैं वेव का किस फॉर्म में? पार्टिकल के फॉर्म में। यहाँ पे हम लोग देखते हैं एनर्जी ऑफ वेव in the form of क्या बेटा? एनर्जी ऑफ वेव इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल। क्या कुछ गलत कह रहा हूं? अब किसी भी वेव की एनर्जी पार्टिकल के फॉर्म में कितनी होती है बच्चों? तुम कहोगे सर अभी आपने बताया आइंस्टीन इक्वेशन E इक्वल टू, ये आइंस्टीन ने दिया था, इसमें डी ब्रॉगली का कोई रोल नहीं था। बोलो ना, है ना? और इधर प्लांक्स ने कितना दिया था? E इक्वल टू एससी बाय लैम्डा। बोलो ना, है ना? तो ये एनर्जी किसके फॉर्म में? वेव। और यही वेव का पार्टिकल के फॉर्म में एनर्जी क्या होगी? E इक्वल टू mc स्क्वायर। डी ब्रॉगली ने दोनों को क्या कर दिया था? चिपका दिया था। दोनों इक्वेशन को क्या किया था? इक्वेट कर दिया था। नहीं समझे? ये वेव है, इस वेव का एनर्जी पार्टिकल के फॉर्म में mc स्क्वायर, और ये वेव का एनर्जी वेव के फॉर्म में E इक्वल टू mc स्क्वायर। और दोनों अगर ड्यूअल नेचर में है, दोनों तो लाइट ही है, पार्टिकल के फॉर्म में है तो आइंस्टीन इक्वेशन से एनर्जी ले लो, वेव के फॉर्म में तो प्लांक्स के फॉर्म में एनर्जी ले लो। बोलो ना, है ना? और जब दोनों एनर्जी को मैं इक्वेट कर सकता हूं, कुछ गलत कह रहा हूं? तो क्या आया? E इक्वल टू एससी बाय लैम्डा इज इक्वल टू क्या बेटा?
mc²। कुछ गलत कह रहा हूँ तो बोलना। ये स्क्वायर से ये सी क्या बेटा, बोलो ना, है ना। तो क्या आ गया, h/λ इज इक्वल टू क्या, m इंटू सी। m क्या है, मास, c क्या है, स्पीड, या इसी को वेलोसिटी कह सकते हैं। जितने भी रेडिएशंस होते हैं दे आर ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, यही वेलोसिटी है ना। और m इंटू सी क्या होता है, मोमेंटम, पता है ना, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम। समझ में या कि मेरा सुन के बोल रहे हो, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास को क्या बेटा m, v को वेलोसिटी, इसी को p मोमेंटम बोलते हैं। कौन सा मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। बोलो है ना, समझ में आ रहा है। तो इसी को क्या लिख सकता हूं, p मास इंटू वेलोसिटी। क्या कुछ गलत कर रहा हूं, यहां से लैम्डा निकाल लो, लैम्डा को इधर ले जाओ, p को यहां ले आओ, तो क्या लिख सकता हूं बता बेटा, लैम्डा इज इक्वल टू h/p। क्या कुछ गलत कर रहा हूं, ऐसे को क्या लिख सकता हूं, लैम्डा इज इक्वल टू h/m इंटू वी, या लैम्डा इज इक्वल टू h/m इंटू सी। क्या कुछ गलत कर रहा हूं तो बताना, हाँ ना तो बोल दो। और इसी वेवलेंथ किसने निकाला, इन्होंने, डी ब्रॉगली ने। इसी वेवलेंथ लैम्डा को बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। क्या बोलते हैं इसी को, डी ब्रॉगली। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, यही लैम्डा को बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। मैं तुमसे ये कहने की कोशिश कर रहा था कि अगर कोई पार्टिकल जिसका मास क्या है, m है, वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से, तो उससे जो एसोसिएटेड वेवलेंथ होगा उसी को क्या बोलते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h/p, या इसी को h/ क्या लिख सकते हैं, m इंटू वी। बोलो यही लिख सकते हैं ना। और यही p क्या है, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, p मास इंटू वेलोसिटी। क्या होता है, मास इंटू। और कोई भी पार्टिकल अगर उसका कुछ ना कुछ मास से किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो आप उसे एसोसिएटेड वेवलेंथ निकाल सकते हो, और उसी एसोसिएटेड वेवलेंथ को क्या बोलते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। समझ में आया, कोई दिक्कत? अब मैं क्या करता हूँ, डी ब्रॉगली इक्वेशन आगे समझाने से पहले मैं बताता हूँ कि डी ब्रॉगली की खासियत क्या थी। तो इसी को समझाने के लिए मैंने कहा था तुमको, तुम्हें याद है कि हमने बोर एटॉमिक मॉडल का ड्रॉबैक क्या पढ़ा था, कि बोर एटॉमिक मॉडल का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था, कि बोर का हमने एक यूज किया था बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन। क्या यूज किया था, बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन। क्या था बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन, बोर ने कहा था इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व इन दोज सर्कुलर ऑर्बिट इन विच देयर एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। यही था ना, कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है mvr इज इक्वल टू nh/ क्या बेटा, कोई दिक्कत, बोलो है ना। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन। समझ में आ रहा है। अब ये आया कहाँ से, बोर ये बात को प्रूफ ही नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बात को कौन एक्सप्लेन कर दे रहा है, डी ब्रॉगली। अब डी ब्रॉगली की समझो, बोर के टाइम में एक और चीज़ क्या थी कि इलेक्ट्रॉन का कौन सा नेचर था, तुम कहोगे पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन कैसा था, पार्टिकल। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव। समझो ये तुम्हारा एक बोर का ऑर्बिट है, ये क्या है, एक बोर ऑर्बिट है। ये इसका क्या है, न्यूक्लियस। ये तुम्हारा क्या है, इलेक्ट्रॉन, जो किसी वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ, हर एक बच्चों को समझ में आ रही है तो बोलना हाँ। ये तुम्हारा क्या है बेटा, रेडियस, बोर्स रेडियस इसको बोलते थे। इस इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास होगा ना, जिसको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। अब कोई इलेक्ट्रॉन जिसका मास, जिसको एम ले लिया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होती है, 9.1 इंटू 10 के पावर -31 kg, कुछ ना कुछ मास है। ये किसी वेलोसिटी से किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो इससे जो एसोसिएटेड वेवलेंथ होगा उसी को क्या बोलेंगे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। बोलो ना, है ना, क्योंकि डी ब्रॉगली थी, उसको अब इलेक्ट्रॉन को वेव कंसिडर कर रहा है, वो उसका क्या करेगा, वेवलेंथ निकालेगा। समझना, यही है बोर थ्योरी एंड डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट। According to de Broglie, nature of electron moving around the nucleus is like a क्या बेटा, wave that flow in a circular orbit around the nucleus। जो न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करेगा, फ्लो करेगा। फिर कहता है
इफ इलेक्ट्रॉन इज रिगार्डेड एज वेव देन क्वांटम कंडीशन गिवन बाय बोर इन इज दिस थ्योरी इज रेडियली क्या बेटा फुलफिल्ड। इफ रेडियस ऑफ ए सर्कुलर ऑर्बिट इज आर देन सरकमफ्रेंस कितना होगा 2 पाई आर। कितना तो जानते हो सरकमफ्रेंस कितना बेटा 2 पाई आर। तो हम लोग जानते हैं वी नो अकॉर्डिंग टू क्या बेटा बोर्स थ्योरी ये क्या होता है mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। यही बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन था और जिसको को यहाँ पे समझना है बोलो। अब इसी इक्वेशन से ले लो ये क्या है mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई यही है ना बेटा। अब मैं क्या करता हूँ mvr को इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्या कर दूँ क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2 पाई को मैं क्या करता हूँ इधर ले आता हूँ और mv को इधर ले जाता हूँ। कर सकता हूँ ध्यान से समझना। इक्वेशन क्या है यहीं पे देखना mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। बोलो हाँ ना क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ से m इंटू वी को यहाँ लाता हूँ तो कितना होगा 2 पाई यहाँ आ जाएगा तो कितना होगा 2 पाई आर इज इक्वल टू NH अपॉन कितना बेटा mv। बोलो H अपॉन mv क्या होता है H अपॉन mv क्या है लैम्डा डी ब्रॉगली वेवलेंथ। बोलो ना है ना। तो H अपॉन mv को क्या लिख सकता हूं लैम्डा। बोलो है ना। तो क्या आ गया 2 पाई आर इज इक्वल टू n इंटू। इससे एक सबसे खूबसूरत कॉन्सेप्ट क्या आया निकल करके ध्यान से समझना कि जो सरकमफ्रेंस है वो n लैम्डा के क्या है मल्टीपल में है। अगर समझो r की वैल्यू 2 है तो इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में मूव करेगा तो उसमें कितने वेवलेंथ बनेंगे 2। अगर कोई इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में मूव करेगा तो कितने लेंथ बनेंगे 3। मैं तुमको यही डायग्राम से दिखाता भी हूं कि अगर किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 5वें ऑर्बिट में तो वहां पे टोटल वेव कितने होंगे 5। अगर कि इलेक्ट्रॉन 6th ऑर्बिट में तो टोटल वेव कितने होंगे 6। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो एक चीज तो बखूबी यहाँ पे तुम्हें समझ में आई होगी कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में मूव करेगा उसका सरकमफ्रेंस जो होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या होगा वेवलेंथ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। बोलो ना हाँ ना। ये क्या समझ में आया कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उसका जो सरकमफ्रेंस होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेंथ ऑफ क्या होगा वेव। बोलो हाँ ना। सरकमफ्रेंस ऑफ एन ऑर्बिट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेंथ ऑफ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। इसमें कोई दिक्कत। circumference of an orbit is integral multiple of क्या बेटा लेंथ ऑफ वेव या वेवलेंथ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। और यही फॉर्मूला को क्या लिख सकता हूं 2 पाई आर इज इक्वल टू n इंटू h बाई एम भी। क्या इस इक्वेशन को आने में किसी इक्वेशन का कोई हेल्प लगा नहीं लगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कोई दिक्कत। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू n इंटू h अपॉन एम भी। बोलो है ना। अब क्या करो 2 पाई को इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा mvr क्या गया इज इक्वल टू nh अपॉन क्या बेटा 2 पाई। ये mvr क्या हुआ एंगुलर मोमेंटम। बोलो है ना इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या आ गया मल्टीपल ऑफ क्या बेटा h अपॉन 2 पाई। क्या मेरी बात समझ में आ गई। ये तो बोर का क्वांटाइजेशन कंडीशन था या नहीं था। मतलब इलेक्ट्रॉन सिंपल बात समझना कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो जिस ऑर्बिट में मूव करेगा सरकमफ्रेंस उसी ऑर्बिट के वेवलेंथ के क्या होगा इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इलेक्ट्रॉन अगर पहले ऑर्बिट में मूव करेगा तो 1 वेवलेंथ लगेगा, सेकेंड ऑर्बिट में होगा तो 2 वेवलेंथ, थर्ड ऑर्बिट में होगा तो 3 वेवलेंथ। समझ में आया। It is clear from the above description that according to de Broglie there is a similarity between wave theory and क्या बेटा Bohr's theory।
क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? डी ब्रोगली में तुमने पढ़ा क्या? मैं तुमको पहले ही बता देता हूँ। अगर कोई इलेक्ट्रॉन का हमने क्या देखा? वेव नेचर, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा। अगर कोई पार्टिकल जिसका कुछ मास m है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उससे जो एसोसिएटेड वेवलेंथ होगा उसी को क्या बोलेंगे? डी ब्रोगली वेवलेंथ कितने के बराबर होगा? h/mv के बराबर होगा। बोलो हाँ ना? फिर हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन उसी सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा जब वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या बेटा? ऑर्बिट नंबर। और उस ऑर्बिट का जो सरकमफ्रेंस होगा वो लेंथ ऑफ वेव के क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल होगा। कितनी बात समझ में आ गई? बोलो हाँ या ना? तीसरी चीज आ जाओ कि डी ब्रोगली वेवलेंथ को हम लोग देखते हैं कि किस किस टर्म्स में निकाल सकते हैं। तो पहला डी ब्रोगली वेवलेंथ मास एंड वेलोसिटी है। ये जो देखना, ये जो लैम्डा है बेटा, ये कितना आता है? h/m/v। इसमें कोई दिक्कत? अब यहाँ पे h क्या है? एक बार रुक करके लिख लेते हैं सब कुछ। h क्या है बताओ? प्लांक कांस्टेंट। वैल्यू कितना? 6.626 इंटू 10 के पावर -34 जूल सेकेंड। m क्या? मास। v क्या? वेलोसिटी। जो पार्टिकल है उसका मास, v क्या? वेलोसिटी। अब याद रखना, ये जो m है ये क्या है? मास ऑफ पार्टिकल्स। किस में? केजी में, क्योंकि एनर्जी की यूनिट जूल में आ रही है। और तो c क्या होगा या v क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स। किस में बेटा? मीटर पर सेकेंड में। यूनिट का जरूर ध्यान रखना। कोई दिक्कत? अब मैं तुमसे कहता हूं कि हम डी ब्रोगली वेवलेंथ ही निकाल रहे हैं, लेकिन काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में। किसके टर्म्स में? काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में अगर निकालता हूं, निकालू काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। बोलो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। बोलो मैं क्या करता हूं, इस एनर्जी में दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर देता हूं। किससे मल्टीप्लाई कर दूं? तो इस इक्वेशन को मैं अगर m से मल्टीप्लाई करूं तो लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई होगा। तो ये कितना होगा? m इंटू के। बोलो इज इक्वल टू, इसको m से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? m²v²। तो हाफ m²v²। बोलो इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 2m इंटू के ही होगा। बोलो ना, है ना? 2m इंटू के इज इक्वल टू m²v²। यहां से स्क्वायर कॉमन ले लूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? mv का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? 2m इंटू के। तो mv इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2m इंटू के होगा कि नहीं होगा? बोलो। और इसी mv को तो क्या बोलता हूं? p। तो p इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2m इंटू क्या बेटा? t। बोलो। और यही तो h/mv, यही क्या है? p है ना? तो क्या मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दे तो कर सकता हूं? तो कितना होगा बता? लैम्डा इज इक्वल टू h/p। तो लैम्डा इज इक्वल टू h/m इंटू v। और mv की जगह वो वैल्यू पुट कर दूं तो लैम्डा इज इक्वल टू h/स्क्वायर रूट 2m इंटू। बोलो ना हाँ है ना? कितना? क्या मेरी बात समझ में आई? इसमें कोई दिक्कत? लैम्डा इज इक्वल टू h/2m इंटू के। वेयर h क्या है? प्लांक कांस्टेंट। 2 क्या है? कांस्टेंट। m क्या है? मास ऑफ पार्टिकल। और k क्या है? काइनेटिक एनर्जी। तो डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी दे दे तो आप डायरेक्टली ये भी फॉर्मूला लगा सकते हो। बोलो हाँ ना? तो ये डी ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ क्या है? काइनेटिक एनर्जी। ये डी ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो इसको बोलेंगे डी ब्रोगली इन टर्म्स ऑफ क्या बेटा? मास एंड काइनेटिक एनर्जी। क्या मेरी बात समझ में आई? बोलो। तीसरा, तुम कहोगे सर आपने बताया था एनर्जी का यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बताया था? काइनेटिक एनर्जी क्या था? When an electron is accelerated in the potential difference of 1 volt, then maximum kinetic energy acquired by an electron is called as Q into V. इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये था ना? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना था? Q into V।
चार्ज इंटू पोटेंशियल, इसी को बोलते हैं। बोलो हाँ ना, क्या बोलते हैं? चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह रिप्लेस कर दो इसको, तो क्या आ जाएगा? 2m q इंटू वी। लेकिन यहाँ पे q और v क्या है? q चार्ज है, v क्या है? पोटेंशियल है। बोलो ना हाँ या ना, क्लियर? तो ये काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल है। क्या है ये? चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो पुट कर सकता हूं, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन 2m इंटू क्यू इंटू वी। यहां पे ये भी वेलोसिटी है और यहां पे ये भी क्या है? पोटेंशियल है। तो Q क्या है? चार्ज ऑफ पार्टिकल्स, और ये भी क्या है? पोटेंशियल, या इसी को पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। तो इन तीन तरीके से आप क्या कर सकते हो? डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाल सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे हाँ या ना, बोल हाँ या ना। यही जो चीज़ मैं तुमको समझाने की कोशिश किया हूँ, यही चीज़ तुमको लिखा हुआ है गोल्डन की पॉइंट में। कह रहा व्हेन ए चार्ज पार्टिकल कैरिंग q कूलम, चार्ज कितना है? q कूलम, एक्सलेटेड बाय द अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कितना बेटा? v वोल्ट। तो ये कहता है q चार्ज है, v क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस v वोल्ट। देन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? q इंटू वी। तो यहीं पुट कर दोगे तो 2m इंटू क्यू इंटू वी। बोलो हाँ या ना। अब ध्यान से समझो कि अगर ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन हो जाए, चार्ज पार्टिकल किसके हो जाए? इलेक्ट्रॉन। बोलो ना हाँ या ना। तो ये चार्ज पार्टिकल क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। तो देखो मास पता है तुमको और क्यू पता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 31 kg। बोलो। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? क्यू 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। तो इस इक्वेशन में देखो एच भी तुमको पता है, एच की वैल्यू 6.626 10 के पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। तो एच पता है, एम पता है, क्यू पता है, तो एक ही अननोन रह गया ना। और अगर इलेक्ट्रॉन के लिए आप सारी वैल्यू को पुट कर दोगे तो सीधा सीधा ये वैल्यू आ जाएगा स्क्वायर रूट 150 अपॉन कितना? v। लेकिन ये भी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। बोलो है ना। और 150 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 12.25, तो 12.25 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ पोटेंशियल। डायरेक्टली आप ये भी निकाल दोगे, लेकिन इस केस में जो लैम्डा आएगा याद रखना वो किस में आता है? एंगस्ट्रॉम। तो कभी भी आपको इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ दे इतने पोटेंशियल डिफरेंस में इलेक्ट्रॉन को रखा है, तो सीधा सीधा आप ये फॉर्मूला लगा दोगे। अदरवाइज हम तीन फॉर्मूला जानते हैं, कौन कौन सा? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी। ये कब लगाएंगे? जब मास वेलोसिटी दिया हुआ है। डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है तो हम ये लगा देंगे, और चार्ज और पोटेंशियल दिया है तो हम ये लगा देंगे। बोलो ना हाँ या ना। और इलेक्ट्रॉन के लिए पूछे तो हम डायरेक्टली स्क्वायर रूट 150 अपॉन वी लगाएंगे। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत? अब क्या कह रहा है ये ध्यान से समझना। ये स्टेटमेंट कह रहा है द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज फर्स्ट वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली बाय डेविसन एंड जर्मर। ये एक लोग थे, उन्होंने ही इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर दिया था। कहता है कि कभी भी आप डी ब्रोगली हाइपोथेसिस आप अप्लाई करते हो किस पे? मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक पे। तो माइक्रोस्कोपिक मतलब वो पार्टिकल जिसका मास कम होगा, और माइक्रोस्कोपिक मतलब वो पार्टिकल जिसका मास क्या होगा? ज्यादा। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। इसका मास क्या होगा? स्मॉल, इसका मास क्या होगा? लार्ज। बोलो हाँ ना। तो कभी भी किसी भी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस कहता है कोई भी एक क्रिकेट बॉल हो उसका भी मास ये भी होता है, एरोप्लेन उसका भी मास ये भी होता है। तुम कहोगे सर एरोप्लेन के मास और क्रिकेट बॉल के मास में कंपेयर कैसे कर रहे हो? तो क्रिकेट बॉल का साइज भी देखो ना कितना छोटा है और एरोप्लेन कितना बड़ा है। बोलो है ना। तो साइज और मास के हिसाब से देखोगे तो दोनों का मास क्या है? ज़्यादा है ना, इसलिए उससे एसोसिएटेड वेवलेंथ क्या होगा? काफ़ी छोटा होता है। बोलो हाँ है ना। इसलिए तुम देखो कभी भी तुम बाइक या स्कूटी पे तुम मूव करते हो, तेज स्पीड में जाते हो, तो तुम लहराते हो कि दुपट्टा लहराता है? ऐसे फर फर लहराता है ना, देखो। तो चूंकि दुपट्टे का मास कम, इसे दुपट्टा में वेव नेचर आ जाते हैं, वो लहराने लगता है। तुम और स्पीड से जाओ तुम भी लहराने लगोगे। इसी वजह से कि जब ज़्यादा तेज स्पीड से अगर कोई बाइक वगैरह जाती है तो स्किड करने के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें वेव नेचर आता है।
और वेव नेचर आएगा तो लहर आएगा ना, तो रोड से कांटेक्ट छूटेगा। बोले बोलना हाँ या ना? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? अब आ जाओ, जितना पढ़े उसी के बेस्ट हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। डी ब्रोगली आपने क्या पढ़ाने की कोशिश की? तो मैं तुमको सिंपल कहूँगा, अब टू बोर्स मॉडल इलेक्ट्रॉन का कौन सा नेचर था? पार्टिकल नेचर था। पार्टिकल है तो एक इलेक्ट्रॉन एक टाइम पे एक ही किसी ऑर्बिट में हो सकता है, एक ही प्लेस पे हो सकता है। लेकिन आगे जाकर के हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर, मतलब ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर पढ़ते हैं। कहाँ से ये सोच आई? तो आइंस्टीन के ड्यूअल नेचर ऑफ वेव से आई। आइंस्टीन ने क्या किया? वेव का लाइट का पार्टिकल नेचर प्रूफ कर दिया। फिर लोगों को लगा कि अगर वेव का पार्टिकल नेचर हो सकता है तो पार्टिकल का भी वेव नेचर होगा, और इसी पे डी ब्रोगली ने अपनी हाइपोथेसिस दी। क्या किया? प्लांक्स क्वांटम थ्योरी की एनर्जी को आइंस्टीन की एनर्जी से क्या कर दिया? कंपेयर कर दिया, और वहाँ से कोई पार्टिकल जिसका कोई मास m है, वेलोसिटी v है, तो उससे एसोसिएटेड वेवलेंथ को क्या बोलते हैं? h/mv या h/p। यही डी ब्रोगली वेवलेंथ है। क्या कोई दिक्कत? फिर इससे एक और बात पता चला कि किसी भी ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन बोर के टाइम में इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो उसका जो सरकमफ्रेंस होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा लेंथ ऑफ वेव के। बोलो कोई दिक्कत? और इसी के हेल्प से तुम बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन mv/nh/2π प्रूफ कर सकते हो। बोलो है ना? फिर डी ब्रोगली में 3 इक्वेशन आया। अगर मास एंड वेलोसिटी के टर्म्स में देखोगे तो लैम्डा h/m/v। मास एंड काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में देखोगे तो लैम्डा h/2m काइनेटिक एनर्जी। अगर तुम चार्ज और पोटेंशियल के टर्म्स में देखोगे तो लैम्डा h/2m q/v, वेयर q क्या है? चार्ज, v क्या है? पोटेंशियल है। और अगर यही चीज़ तुम इलेक्ट्रॉन के लिए देखोगे तो सीधा सीधा तुम लैम्डा =150/v लगा दोगे, तुम्हारा काम निकल जाएगा। बोलो ना हाँ या ना? और इससे इलेक्ट्रॉन का कौन सा नेचर आ गया? वेव नेचर आ गया। कोई दिक्कत? समझ में आया? अगले क्लास में हम लोग इसी पे बेस्ड पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कि बोर्ड ने क्या किया था कि इलेक्ट्रॉन को या तो फर्स्ट ऑर्बिट में लिया था या सेकंड ऑर्बिट में, जो कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल था। अब इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? वेव। अब जब तक इलेक्ट्रॉन को तुम सेकंड ऑर्बिट में कंसीडर करके इलेक्ट्रॉन का रेडियस निकालो, वेलोसिटी निकालो, एनर्जी निकालो, तब तक इलेक्ट्रॉन तो भगवान है। तुम ढूंढ रहे थे सेकंड में, चले गए थर्ड में। अरे बोलो, तुम ढूंढने गए भगवान को मंदिर में, भगवान तुमको तुम्हारे घर में ही मिले। हो सकता है। बोर्ड की जितनी भी थ्योरी थी सब फ्लॉप करेगी कि नहीं करेगी? उसी के लिए हम लोग पढ़ते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एक अप्रोक्सीमेशन है जहाँ पे बोर्ड के थ्योरी को तुम क्या कर सकते हो? अप्लाई कर सकते हो। इतनी बात तुम्हें समझ में आई? अरे बोलो ना हाँ या ना? चलो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कहता है द मास ऑफ ए पार्टिकल इज 1 मिलीग्राम। मास कितना है? वेलोसिटी कितना है? 4.5 × 10⁵ सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हाट शुड बी द वेवलेंथ ऑफ दिस पार्टिकल? मास एंड वेलोसिटी दिया है, वेवलेंथ पूछा है, तो सीधा सीधा क्वेश्चन डी ब्रोगली का हुआ या नहीं हुआ? तो क्वेश्चन डी ब्रोगली का हुआ, तो लैम्डा h/मास इंटू वेलोसिटी। क्या कुछ गलत कह रहा हूं? अब इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए h की वैल्यू तुमको दे रखी है 6.625 × 10⁻⁻27। कितना बेटा? अर्ग सेकेंड पर सेकेंड है, इंटू सेकेंड है। अर्ग किसकी यूनिट होती है? एनर्जी की यूनिट सीजीएस में। तो ये एनर्जी की यूनिट किस में है? सेंटीग्राम सेकेंड में। बोलो, तो नीचे सेंटीग्राम सेकेंड। सेंटी मतलब सेंटीमीटर लेंथ के लिए, सीजीएस में। मास के लिए क्या लेते हैं? ग्राम। तो मास को केजी में लेंगे या ग्राम में लेंगे? मूर्खो, ग्राम में लेंगे। सब में हमें हम मिला देते हो। और टाइम को किस में लेंगे? सेकेंड में। मतलब यहाँ पे मास सीजीएस की अगर बात करेंगे तो मास को किस में लेंगे? ग्राम में। और वेलोसिटी को किस में लेंगे? तो ये आपको आना चाहिए। बोलो, कुछ अलग कह रहा हूँ? तो इस केस में लैम्डा की वैल्यू किस में आ जाएगी? सेंटीमीटर में आएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं। तो मास कितना है? 1 मिलीग्राम। 1 कितना? तो मास देखो, मास दिया हुआ है 1 मिलीग्राम, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 10⁻³ ग्राम। बोलो है ना? मिली को ग्राम में लाने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, 1/1000 मतलब 10⁻³ ग्राम। वेलोसिटी ऑलरेडी सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, तो मास कितना हो गया? 10⁻³
इंटू 4.5 इंटू 10 के पावर 5। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? कोई दिक्कत? हाँ या ना? अब ध्यान से देख लो, ये 10 के पावर -3, ये 10 के पावर +5, कितना हो जाएगा? 10 के पावर 2, ये -3 बेटा, ये 10 के पावर +5 कितना? 10 के पावर 2, 10 के पावर 2 ऊपर जाएगा तो कितना बेटा? 10 के पावर -2। 6.625 इंटू 10 के पावर -27 इंटू 10 के पावर -2 अपॉन, अब 6.625 को 4.45 से तुम क्या करो? डिवाइड करो। अगर ये 6/4 होता तो कितना होता? 3/2। अरे 1.5 गुना होता है नहीं होता? तो ये 4.5 एंड 6.625 देख लो, अप्रॉक्स टू मेक टू 1.5 गुना है कि नहीं है? नहीं है तो मैं तुमको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। दिखा दो, बोलना बेटा। कितना है? 6.625 डिवाइडेड बाय 4.5, देखो 1.47, ऑलरेडी कितना है? 1.5 गुना है नहीं है? तो कितना आ गया? 1.47 इंटू 10 के पावर 29, किस में आ गया? सेंटीमीटर। समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना है? इस चैप्टर में फॉर्मूला वाइज ही तुमको क्वेश्चन मिलेगा। एक ही चीज ध्यान रखना है, बार बार बोलता हूँ, यूनिट का ध्यान रखना। इसका ध्यान रखना है तुम्हें? यूनिट। कोई दिक्कत? विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इफ मास इज 9.1 इंटू 10 के पावर -31 kg एंड वेलोसिटी इज 1/10 ऑफ क्या बेटा? लाइट। तो दो चीज दे दिया है तुमको। क्या दिया हुआ है? मास कितना है? 9.1 इंटू 10 के पावर -31, कितना बेटा? केजी में दे रखा है। एंड वेलोसिटी कितना दे रखा है? 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। बोलो तो 1/10 मतलब 1/10 इंटू सी, तो कितना? 1/10 इंटू 3 इंटू 10⁻⁸, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। क्या कुछ गलत कह रहा हूं? अरे हाँ ना तो बोलो। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू, एच की वैल्यू तुमको दे रखी है किसमें? जूल सेकेंड में। ऐसा यूनिट सिस्टम है तो मास केजी में, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में, वो जूल में लेंगे। तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू भी, बोलो है ना? तो h की वैल्यू 10 के पावर -34 जूल इंटू अपॉन मास कितना? 9.1 इंटू ये कितना? बोलो सब कुछ लिए हो तो लैम्डा किस में आ जाएगा? मीटर में आएगा, कैंसिल हो करके। पहले यूनिट को देख लेते हैं। नीचे कितना? 10 के पावर -31, ऊपर गया तो कितना हो गया? +31, +31 और -34 -3, बोलो भाई ना। चलो तो ऊपर कितना आ गया? 6.625 इंटू 10 के पावर -3। अरे 31, इन दोनों को इस बार ऑपरेट किया तो -31 ऊपर गया तो +31, -34 +31 कितना बेटा? -3 इंटू 9.1 इंटू 3 इंटू 10 के पावर 7 मीटर। बोलो अरे +7 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? -7, -7 -3 10 के पावर -10 मीटर होगा इंटू 6.626 अपॉन 9.1 डिवाइड करना पड़ेगा। कितना बेटा? बोल कितना है? 6.625 52 था ना। चलो डिवाइडेड बाय 9.1 कितना आ गया? 0.72 अगेन डिवाइडेड बाय कितना बेटा? 3 कितना आ गया? 0.24 0.242 मीटर। बोलो तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2.42 इंटू 10 के पावर -11 मीटर। क्या मेरी बात समझ में है? ऐसा कोई बच्चा जिसको समझ में नहीं आया होगा तो क्या तुम कर लोगे? हाँ या ना?
नेक्स्ट कह रहा है इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजेज 4 टाइम्स, काइनेटिक एनर्जी को कितने टाइम्स बढ़ाए तुम? 4 टाइम्स। देन वेवलेंथ ऑफ द डी ब्रॉगली वेव एसोसिएटेड विथ वुड बी बिकम, काइनेटिक एनर्जी को तुम कितने टाइम्स बढ़ाए? 4 टाइम्स। तो वेवलेंथ कितने टाइम्स बढ़ेगा? यही तुमसे पूछा है, देखो कैसे सॉल्व करना है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू कितना बेटा? h/2m इंटू क्या बेटा? काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी को तुम कितने टाइम्स बढ़ा दिए हो? 4 टाइम्स। तो 4 का स्क्वायर रूट लोगे तो कितना हो जाएगा? 2। तो 1/2, तो लैम्डा कितने टाइम्स कम होगा? 2 टाइम्स। तो कितना हो जाएगा? हाफ। बोलो ना, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने से लैम्डा कितने टाइम्स होगा? नहीं होगा तो ध्यान से समझना पहले। दूसरे केस में लैम्डा डैश इज इक्वल टू h/2m और काइनेटिक एनर्जी को कितना लिखूं? 4k, यही होगा ना? 4k। स्क्वायर रूट ले लूं, यहाँ से 4 को बाहर निकालूंगा तो 2 के फॉर्म में आएगा। तो इसको क्या लिख सकता हूँ? h/2m इंटू क्या बेटा? k। इस पूरे वैल्यू को लैम्डा लिख दूं? बोलो। तो लैम्डा डैश इज इक्वल टू क्या जाएगा? लैम्डा बाई 2। तो काइनेटिक एनर्जी के को 4k किया तो लैम्डा कितना होगा? हाफ हुआ या नहीं हुआ? बोलो तो क्या होगा? समझ में आया? क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के। अब इतना आगे से करना मत, सीधा सीधा लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसमें कोई दिक्कत? वेलोसिटी ऑफ डी ब्रॉगली वेव इज गिवन बाय, देख लो कैसा, लैम्डा इज इक्वल टू h/m v, तो यहाँ ले आओ v इज इक्वल टू h/m इंटू लैम्डा। मैच कर रहा है क्या? नहीं आ रहा है? अब देखो c के टर्म्स में है या फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में आंसर है ना? तो देखो c इज इक्वल टू क्या होता है? न्यू लैम्डा। याद करो प्रॉपर्टी ऑफ वेव में। तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे लैम्डा की जगह c/न्यू डाल दो, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू h/m इंटू क्या बेटा? c/न्यू। तो न्यू ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? h/n। मैच कर रहा है? बोलो हाँ या ना? तो देखो कुछ नहीं, थोड़ा तुम पेन चला लोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे हाँ ना तो बोलो। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लिस्ट डी ब्रॉगली वेवलेंथ, कह रहा इन 4 ऑप्शन में से किसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा? कम होगा। डी ब्रॉगली वेवलेंथ कम होने के लिए क्या ज्यादा होना चाहिए? मास। लैम्डा इज इक्वल टू h/ क्या बेटा? m इंटू v। तो जिसका मास ज्यादा होगा वेवलेंथ क्या होगा? कम, बिकॉज वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या कुछ गलत कह रहा हूं? अब इलेक्ट्रॉन का मास देखोगे तो कितना होता है? 9.1 इंटू 10 के पावर -31 kg। माइनस में चला गया, बहुत कम है। बोलो ना हाई ना। प्रोटॉन की मास करोगे 1.66 इंटू 10 के पावर -27 kg। बोलो हाई ना। CO2 की बात करोगे 44 AMU, और SO2 की बात करोगे तो सल्फर का कितना? 32, और ऑक्सीजन का कितना? 32। तो किसका ज़्यादा होगा? 1 AMU कितने के बराबर होता है? वेट 2 टाइप के होते हैं। एक वेट होते हैं ग्राम में, जब ग्राम में लेते हैं तो वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एटम होता है। ग्राम में लेते हैं तो क्या होता है? वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। और AMU का मतलब एक मॉलिक्यूल का मास। कितना बेटा? एक मॉलिक्यूल। बोलो। और 1 AMU इक्वल टू होता है 1 AMU इक्वल टू होता है 1/Na ग्राम। 1/Na ग्राम। और 1/Na की बात करोगे तो ध्यान से देखना, 1/6.022 इंटू 10 के पावर कितना? 23। बोलो। तो ऊपर चला जाएगा तो कितना बेटा? 1/6.022 इंटू 10 के पावर -23 होगा।
क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? बोलो ना बेटा, हाँ या ना। अब डिवाइड कर दो किसको, 1 डिवाइडेड बाई 6.022 कितना आ रहा है? मतलब देखो ये वैल्यू इसी के पास आ रहा है, मास ऑफ प्रोटॉन के पास, तो एक डेसिमल और बढ़ा दो इधर, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.66 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम। बोलो हाँ ही ना। अब यहाँ देख लो 10 के पावर -31, यहाँ 10 के पावर क्या बेटा -27, और वहाँ पे कितना आ रहा है 24, तो ये वैल्यू बड़ी है, और इन दोनों में से ये 44 है, ये कितना है 64, तो सबसे ज़्यादा मास किसका है? SO2 का। तो सबसे कम डी ब्रोगली वेवलेंथ किसका होगा? SO2 का। और इसका मास अगर आप ग्राम में लिखोगे तो ये होता है 64 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻²4। ये एक किसका वेट है? एक मॉलिक्यूल ऑफ SO2 का वेट है। किसका वेट आया ये? AMU निकालते भी है वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल। ये क्या आया? वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्या बेटा? SO2। और 1 मोल ऑफ SO2 निकालते तो Na से मल्टीप्लाई करते तो देखो ये वैल्यू कैंसिल हो जाती, सीधा सीधा 64 ग्राम आ जाता। इसका मतलब तुम मोल कॉन्सेप्ट तुमको रिवाइज करना चाहिए, तुम भूल गए हो। ये अलग बात है क्वेश्चन 4 आ गया, लेकिन एक चीज़ तो पता चला कि तुम AMU भूल गए थे। नंबर ऑफ वेव इन 4th ऑर्बिट। 4th ऑर्बिट में नंबर ऑफ वेव कितना होगा? 4। क्या पढ़ा था? सरकमफ्रेंस 2πr इज इक्वल टू n इंटू, तो 4th ऑर्बिट है तो कितने लैम्डा लगेंगे? 4। क्या समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? तो यही तुम्हारा वेव मॉडल में पहला पार्ट था। क्या बेटा? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। हम लोग मिलेंगे कल क्लास में, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या पढ़ेंगे? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे? क्वांटम नंबर। कोई बात नहीं है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में जितने भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट नहीं है, हर एक कॉन्सेप्ट एक फॉर्मूला बेस्ड है। इंपॉर्टेंट क्या है? आपको यूनिट का ध्यान रखना चाहिए। तो भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, लेक्चर आप समझ करके करना। लेक्चर आप क्या करना? समझ करके करना। क्वेश्चन आप मेरा कॉपी मत करना, पहले पॉज लेना, खुद से सॉल्व करना, नहीं हो तब मेरा हेल्प लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।